हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, सब बढ़िया। तो आज हम लोग आए हैं सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 पे। और लेक्चर नंबर 2 तक बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया है, राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया है, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ लिया है। ये सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में करी है। लास्ट क्लास में सर आइडियल नॉन आइडियल के कुछ एग्जांपल्स याद किए। कुछ लोगों को सर वो एग्जांपल्स में बॉन्डिंग कैसे समझे। भाई इनऑर्गेनिक का वेट करो, आएगा टाइम, अपना टाइम आएगा। अभी सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अभी आप फिजिकल और ऑर्गेनिक कर रहे हो, जब इनऑर्गेनिक आएगी तो उस टाइम पे आप रिलेट कर लोगे किस में डाइपोल मोमेंट होता है, किस में नहीं होता। ये सब कुछ पता चल जाएगा आपको, पक्का। तो अब सर चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे मूड का खड़े हैं। क्यों? क्योंकि सर यहां से चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन आज रिवीजन का तरीका आज चेंज करेंगे। आज रिवीजन मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा। मैं चाहता हूं आज रिवीजन में पूरा फॉर्मूला लिख के ना कराऊं। आज का रिवीजन का स्टाइल अलग हो। कैसे? रिवीजन वैसे ही होगा लेकिन तरीका अलग है। सर कल जो किया है वही रिवाइज करना है। कल हमने क्या किया है, इस चैप्टर में हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स सारे कर लिए, फिर लॉज किए, हेनरीज लॉ किया, राउल्ट्स लॉ किया, राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन किए, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किए। तो आज रिवीजन अलग क्यों है? क्योंकि आज के रिवीजन में हम लोग करने वाले हैं सर क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप इस रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करो, उससे पहले एक बार वीडियो पॉज करके अगर आपको थोड़ा भी डाउट है पिछली क्लास के ऊपर तो आप वहां रिवाइज कर लो। रीजन कि सर रिवाइज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। सर क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते हैं क्योंकि पिछली बार लास्ट क्लास से भी हम लोग फॉर्मूला सब लोग लिख रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चंस के थ्रू तो देखें क्या पूछता है, कैसा होता है। तो एक काम करो, सब लोगों को लगता है वीडियो पॉज करो, रिवीजन कर लो, अपने नोटबुक को एक बार पलट लो और फिर क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। एग्जाम्पल्स, आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल्स पूरा एक दिन में नहीं याद कर सकते भाई। पूरा एक दिन में याद भी नहीं होगा सारे एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, आपको सारे एग्जाम्पल्स पूरे के पूरे याद भी नहीं करने। आप एक एक दिन, दो दिन में, तीन तीन दिन में बस देखते रहना। वो एग्जांपल्स याद हो जाएंगे जब आपकी इनऑर्गेनिक चलेगी। वो बहुत ही इजी से एग्जांपल्स हैं, किसमें डाइपोल होता है, किसमें नहीं होता है, उसको लेके अभी टेंशन नहीं लेना है, पक्का। तो चलो क्वेश्चंस करने पे आए। फटाफट अपने अपने शॉर्ट नोट्स अपने तैयार रखो और अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कितना सुंदर था। अब सर इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए। एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स कर रहे हैं, उसने कोई नाम नहीं लिया, बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बताओ। सर 60 ml होगा, ग्रेटर देन 60 ml होगा, लेस देन 60 ml होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो सर इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करूं तो क्लोरोफॉर्म के केस में क्या करने वाला हूं। सर जिन लोगों को बॉन्डिंग आती है उनको मैं बता दूं, ठीक है, थोड़ा बहुत याद है तो इनको बता देता हूं। ये देख लो अपने पास, इसके अंदर यहां पे क्या होना शुरू हो जाता है, ये हाइड्रोजन जो होता है इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। जहां बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग हुआ वहां पे कौन सा डेविएशन आता है, जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन में वहां आता है कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। वहां आता है नेगेटिव डेविएशन। और जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी लेस देन क्या हो जाएगा, 60 ml। क्योंकि 10 ml प्लस 50 ml जब मिलाओगे, 10 ml प्लस 50 ml जब मिलाओगे, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो 10 प्लस 50 60 नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे अपने पास सर, लेस देन 60 हो जाएगा। 10 प्लस 50 क्या होगा, लेस देन 60 ml हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सोचना भाई, तूने जो पढ़ा, इसीलिए रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये भी आइडिया सही है ना, किसी को दिक्कत तो बता देना यार, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, ठीक है ना। अपने पास रिवीजन करने की कोशिश पूरी अच्छी रहेगी, जहां तक हो सकता है वहां तक, पक्का। अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो बताऊं चैप्टर खत्म होगा मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से नहीं। मुझे तब तक चाहिए जब अगली क्लास में क्वेश्चंस लेके आऊं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस में, तो आप देखो और चुटकी बजा करके दिखाओ, ठीक है। चलो, तो ये लेस देन 60 क्यों हुआ, इसका रीजन पता चल रहा है। मैंने इसका एग्जांपल एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है और कल नोट्स में लिखा भी है। वो किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन में ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस देन 60। सर अगला क्वेश्चन, सर ये कैसा क्वेश्चन दे रहे हो आज सर, कैसे होगा। यही सर, इसीलिए क्या बोला, तेरा टीचर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। अब अलग अलग तरीके से बात करेंगे ना, जो पढ़ाया उसको पूछने का तरीका देख, मेरे से सीखेगा ना तो तुझे मार्क्स नेगेटिव नहीं मिलेंगे।
क्योंकि आज हम लोग +4 - 1 पे नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर तुम नहीं सीखोगे ना, एग्जाम हॉल में सेम क्वेश्चंस आ गए, वहां परेशान हो जाओगे। क्या बोल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का कितना है, 200 टॉर है। अब सर ये कौन सा सॉल्यूशन है, मुझे क्या पता। एक काम करते हैं, सबका मोल दिया है और क्या दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है। एक काम करते हैं, अब पी टोटल ऐसे निकाल के देख लें, पी टोटल ऐसे निकाल के देख लें। ये वाला जो फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला था, आइडियल सॉल्यूशन का था। सर पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए कितना है, 150 है। सर काई ए कितना है अपने पास, काई ए कितना है, 1/3 है। पी नॉट बी कितना है अपने पास, 240 है। काई बी कितना है अपने को, काई बी कितना है, 2/3 है। सर ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस क्या हो जाएगा, 160। सर टोटल प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन का कितना आना चाहिए, 210 टॉर। आइडियली अगर राउल्ट्स पूरा का पूरा सही से फॉलो किया जाए तो सर कितना आना चाहिए था, 210। तेरा प्रेशर है कितना, 200। मतलब जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे नीचे आ रहा है तुम्हारा प्रेशर, जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे नीचे आ रहा है तुम्हारा प्रेशर। मतलब सर याद करो, कल हमने ग्राफ बनाए थे, आइडियल का ग्राफ। सर आइडियल का ग्राफ ये होता था, अगर तुम्हारा प्रेशर नीचे आ रहा है तो तुम कौन से डेविएशन में रहोगे भाई, तुम्हारा कौन सा डेविएशन हो रहा होगा, ये देख लो कौन सा डेविएशन होगा, उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे नीचे आ रहा है तो वो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। सर आज के क्वेश्चंस ना सीख रहे हो या नहीं, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने पहली बार आज कर रहे हो और लग रहा है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या बोला, सीखना है, सीखने का प्रोसेस है। मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। क्वेश्चंस पढ़ना और करने में बहुत फर्क है, इसीलिए क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन स्टार्ट किया आज, कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मूला तो याद करके बैठ गए, अप्लाई करने गए तो वहां प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैंने ऐसा निकाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो कल ही कराया है सर, इसमें क्या ही करना है सर, पी नॉट निकालना है। ए क्या है, वेपर प्रेशर, मिथाइल अल्कोहल है, अच्छा ठीक है। बी क्या है, इथाइल अल्कोहल है। इसका टोटल प्रेशर ऐसे दिया हुआ है। सर एक बात बताना, वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल मतलब ए का, और इथाइल अल्कोहल का पी नॉट बी और पी नॉट ए पूछा जा रहा है। सर व्हेन, अगर मैं अब ऐसे लिख दूं, व्हेन काई ए इज इक्वल्स टू 0, काई बी इज इक्वल्स टू 1, और इस केस में सर यहाँ पे पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा सर, 138 के, और यही किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी के। सर आपको कल ही मैंने बताया है, इसमें एक ही काम करना है, बस ये लाइंस पुट करनी है, काई ए इज इक्वल्स टू 1, काई बी इज इक्वल्स टू 0। सर इसमें पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल कितना हो जाएगा सर, पी टोटल इज नथिंग, काई ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, 120 प्लस 138 कितना हो जाएगा, 258 आ जाएगा। तो पी टोटल कितना आ जाएगा, 258। पी नॉट ये कितना हो गया, पी नॉट ए, ये कितना हो गया, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी को देख लो, पी नॉट ए कितना होगा 258, ये कितना हो गया 230। बस यही तो है, कल ही हमने इस तरह क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन तो कल भी कराया था। तो फटाफट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज द पॉजिटिव डेविएशन। ये तो सीधा सीधा अपने पास, आपको एग्जाम हॉल में अगर याद है, अभी जस्ट पढ़ा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। सर याद रखना, वाटर प्लस एसिड हमेशा नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन प्लस इथेनॉल, बेंजीन प्लस इथेनॉल। इथेनॉल अपने आप से कौन सी बॉन्डिंग करके रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल अपने आप में क्या करके रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है, लेकिन बेंजीन के जाते ही उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेंजीन के जाते उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सर क्वेश्चन, ये देखो 2021 का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन की बात मैं कल भी कर रहा था। आज एक काम करो, जिन लोगों ने नहीं किया है कल का होमवर्क, आज एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके देखो, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करना है ये सोचो। सर यहाँ पे ना इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन को देखना एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ये दोनों का रेशियो कितना थमा रखा है, 3:2 थमा रखा है, 3:2 थमा रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा अपने पास सर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2। सर व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा सर, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हो गया 3/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन ये कितना हो गया 2/5।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन आ गया। सर व्हाट इज द पी टोटल? पी टोटल सॉल्यूशन का निकालना है। पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा सर? पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू पी नॉट ऑफ कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। क्या हो? ऑक्टेन, सॉरी टॉल्यूइन क्यों लिख रहा हूं, ऑक्टेन इंटू पी नॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो बस शुरू हो जाओ। पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है भाई साहब? 280। उसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 3/5 से। पी नॉट ऑफ ऑक्टेन कितना है? 420। उसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 2/5 से। तो ये क्या हो जाएगा? अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 56। ये कितना हो गया? 6 3 जा 8 और 168। और ये कितना होगा अपने पास? 8 और 4 168। कितना हो जाएगा? 336 है। सोच लो, एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है सर। बस कुछ नहीं, वहां पे मोलर रेशियो दिया है, क्या फर्क पड़ रहा है? मोलर रेशियो क्या फर्क पड़ रहा है? मोल्स का रेशियो दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसके मोल्स 3 ले लोगे तो इसके मोल्स कितने होंगे? 2। मोल फ्रैक्शन आ गया तो वहां से चीजें अटेम्प्ट कर लो। ये एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस हैं सर, ध्यान से, और इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं कि अब देखो जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करके अच्छे से अटेम्प्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी आप चाहो, यहां पे बस एक हिंट दे रहा हूं, टॉल्यूइन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए, याद रखना। यहां काई1 और काई2 नहीं चाहिए, y1 और y2 चाहिए, ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, किसके अंदर सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, y से लिखें तो सर क्या होगा? प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन डिवाइड बाई सर प्री टोटल, यही होगा शायद। प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन कितना हो जाएगा? पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय सर पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन प्लस पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये कर दो सर, सब कुछ दिया पड़ा है। y ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, अब आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मोल्स क्या है? दोनों के मोल्स क्या दिए? इक्वल दिए हैं, मतलब इक्वल मोल्स मतलब क्या हो जाएगा? 1 1। दोनों के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/2। पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन कितना दिया हुआ है? पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन 60 दिया हुआ है सर, इसका कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 60, 1/2 इंटू 160 कितना आ गया? 30/30 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 30/110, 3/11। सर ये क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन 3/11। इसकी वैल्यू निकालने जाओगे 0.2 कुछ आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा, 0.2। सर एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस कैसे फास्ट कर सकते हैं ये सोचो। इक्विमोलर बोल रहा है, इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं। मान लो इसका मोल्स x है तो दूसरे का क्या होगा? x। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? x/2, x/2x। तो x/2x क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/2। एक का 1/2 तो दूसरे का भी 1/2, पक्का। तो सर ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे निकालते हैं, y कैसे निकालते हैं? काई1 और काई2 तो हमें पता है, y कैसे निकालते हैं ये देख लो, सर ये देखो सर, अगर कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ है, इधर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। दो टाइप के एजियोट्रॉप्स पढ़े थे कल हमने, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पढ़ा था, एक मिनिमम पढ़ा था। ये किसका कंडीशन बता रहा है? मिनिमम का, दोनों से कम हो रहा है। मिनिमम का कंडीशन, मिनिमम कब बनता था? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होता था? जब पॉजिटिव डेविएशन होती थी ना, जब क्या होती थी? पॉजिटिव डेविएशन होती थी, पक्का। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तभी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। Sir, 100 ml of liquid A, 25 ml of liquid B is mixed to give a solution which does not obey Raoult's law. जो Raoult's law को फॉलो नहीं करता है, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, वॉल्यूम क्या होगा सर? 100 प्लस 25 मिलाएंगे तो 125 होगा, लेस देन 25 होगा, इक्वल टू 25 होगा। क्या हो सकता है सर? कौन सा ऑप्शन सर्च मार सकते हो? क्या होगा सर? या तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर वो नेगेटिव डेविएशन है।
अगर वो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है मतलब इक्वल तो नहीं आएगा, 125 ml तो नहीं आएगा। उनको मिक्स करेंगे या तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो रहा होगा सर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी कैन बी ग्रेटर और लेस देन 125 ml, कैन बी ग्रेटर और लेस देन 125 ml। पक्का, कैन बी ग्रेटर और लेस देन 125 ml। पक्का सर, ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस है सर। H2O एंड पर क्लोरिक एसिड फॉर्म्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है मतलब एजियोट्रॉप्स की बात कर रहा है, वो परसेंटेज से मतलब नहीं है। एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एक बात बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन। एक बात बताना सर, ये दोनों लोग पानी प्लस एसिड, पानी प्लस एसिड कौन सा डेविएशन बनाते हैं, निगेटिव डेविएशन, मतलब निगेटिव डेविएशन होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा, ये दोनों लोग जिनका नेगेटिव बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे उनका वेपर प्रेशर कम आ रहा है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 383 केल्विन। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 383 केल्विन। तो बस ये ध्यान रखो, वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 373, पर क्लोरिक एसिड उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 383 केल्विन। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इस कंपोजिशन पे, कुछ नहीं सर, एजियोट्रॉप्स है, नेगेटिव डेविएशन वाला, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इससे भी ज्यादा हो जाना। पक्का सर, क्वेश्चंस देखो कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉयल्स एट, बॉयल्स कर रहे हैं कितने पे, कांस्टेंट पोजीशन पे। डिस्टिलेशन से क्या निकल के बाहर आएगा सर, कल ही की क्लास में पढ़ा है, डिस्टिलेशन जब करते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ना ही HCl ना ही वाटर को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl, सर इनका डिस्टिलेशन करोगे आपको पॉसिबल ही नहीं है, ना HCl निकाल पाओगे ना पानी निकाल पाओगे। पक्का, तो HCl और वाटर आप दोनों साथ में नहीं निकाल सकते हो। श्योर हो, ये कहानी। पक्का, तो चलो भाई, यहां तक हमारा सारा रिवीजन का पार्ट था जो कल हमने किया है। अब फटाफट सब लोग याद कर लो, 15 मिनट हो गए हमने यूज कर लिया इस टाइम को, ठीक है ना। कल हमने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया था, लेकिन आज हम लोग पूरा फुल टाइम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। कल की चीजों को कंपनसेट करेंगे ना आज हम लोग। तो अब हम लोग की लाइफ में सर पार्ट 2, मतलब हमारा सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी पूरी फिनिश कर रखी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, सर एप्लीकेशन सारे के सारे, किसकी लिमिटेशन क्या है, सब कुछ कर लिया है। राउल्ट्स लॉ का सर अपने पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल में नॉन आइडियल में कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ कर लिए, क्लोज ग्राफ कर लिए। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के ऊपर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये हमारा सेकंड लेक्चर तक का प्लान था और उसके ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस थे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। मेन चीजें इस चैप्टर की खत्म हो चुकी हैं, आपको बस उसको रिवाइज करते रहना है, एग्जाम्पल्स याद करते रहना है। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स याद नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं। भरोसा ना हो तो जाके प्रीवियस ईयर करके देखना, तुम्हें एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसके, एग्जाम्पल्स बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल सारे याद कर लेना, टाइम के साथ याद कर लेना। एक दिन में ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। पक्का, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो हमारा इस चैप्टर का आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज। क्यों है, हमारे लाइफ में भी बहुत बड़ी चीज है। रीजन, इससे क्वेश्चंस आएंगे, इससे क्वेश्चंस आएंगे। और तुम्हें ही पता है हम सबको मार्क्स पसंद है, ठीक है ना। बेबी को बेस पसंद है, लेकिन हम नीट वालों को मार्क्स पसंद है, ठीक है ना। कि हाँ भाई हमें निकालना है, अपने को एग्जाम ट्राई करना है। अरे अच्छा, लेकिन सही मतलब हमें मार्क्स पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बेबी के बाबू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है, जिसको जो पसंद हो। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भैया हमें मार्क्स पसंद है, ये टॉपिक इसलिए पढ़ना है, या हम एक दूसरे को सीधी सी बात है मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं या चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाए, ठीक है। आज ही मैं मतलब कोटा में बात कर रहा था किसी बच्चे से, तो उसने बोला सर अगर मैं मान लो 625-30 तक भी आ गए तो क्या होगा। मैंने कहा भाई 625-30 तक आ गए ना तो मतलब क्या होगा, आप काउंसलिंग में बैठ के वेट करोगे कि यार कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कहानी है, ऑल इंडिया लेवल की बात बता रहा हूँ।
लेकिन अगर वही आप थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे, और ज्यादा लेके आ जाओगे, तो सर आप फिर सोचो ना, आपके लिए कॉलेज वेट कर रहा होगा कि यार ये बच्चा मेरे पास आ जाए, अच्छे रैंक वाला बच्चा मेरे पास आ जाए। वो बनना है हमें। हमें ना बैठ के वेट नहीं करना है कोई हमें कॉलेज दे दे यार, प्लीज दे दे। ठीक है, गलतियां हुई हैं, सब सुधारेंगे, सबका टाइम है। अभी कोई मेरे से बोला सर अब तो 4 महीने बचे, ये महीने, अरे भाई तुम एक बार बताओ, जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? अगर तुम इस टाइम को काट रहे हो ना, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम अगर इस मोमेंट को काट रहे हो कि यार यार वीडियो देखनी पड़ रही है, पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, अगर आप इस तरह से जी रहे हो ना, अगर इस तरह के मोमेंट में आप रह रहे हो कि सर यहाँ पे आपको लग रहा है अबे यार ये बहुत पढ़ा रहा है, ये तो बहुत बोल रहा है यार ये टीचर, अगर ऐसे मोमेंट के साथ आप रह रहे हो तो फिर आपको ही पता है कि आप नेगेटिव थॉट्स के साथ हो, उसको निकालो। आप ये सोचो यार 4 महीने में अगर टीचर बोल रहा है, इसका मतलब अचीवेबल टास्क है, इसको अचीव किया जा सकता है, और अगर ये अचीव हो सकता है तो सर क्यों नहीं करूं? अगर सर बोल रहे हैं, सबको भरोसा है, एक सिस्टम पे भरोसा है, क्योंकि मैं हर एक क्लास में बोलता हूं, मैं नीट के एग्जाम के बाद आके बोल दूंगा, पर्चा खोल के दिखा दूंगा, देखो भाई ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये आया, मैं तैयार हूं, तुम अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो, ट्राई करो, अच्छी कोशिश करनी है, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत इमोशनल मैसेज होते हैं नीट के बारे में, अपने सिलेक्शन के बारे में, मैं देख रहा होता हूँ, मैं बार बोलता हूँ मेरा बैकलॉग खुद का बहुत चल रहा होता है, ठीक है ना, मैं तुम्हें बोलता हूँ बट खुद का बहुत ज्यादा बैकलॉग है मैसेज में, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ कि सब छोटे भाई बहन सब के सब, मुझे तुम पे प्राउड है और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम कर लोगे, इसीलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हम सब लोग सोच रहे हैं कि यार ये बच्चे कर लेंगे, कि हाँ यार कर लेते हैं, कर लेते हैं, इन बच्चों को थोड़ा सा पुश देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा सा लास्ट में होता है ना, थोड़ा सा पुश दे दो तेजी से दौड़ जाते हैं, उनकी तलाश चल रही है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सर यहां से मार्क्स बूस्ट करता है, इससे पहले वाला पोर्शन सबके लिए इजी होता है, आइडियल नॉन आइडियल, यहां से मार्क्स बूस्ट करता है। ये क्या है? ये वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है विच डिपेंड्स ओनली ऑन, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? विच डिपेंड्स ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature, size, reactivity एक्सेट्रा। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे किससे मतलब है, मुझे ना इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क पड़ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से। मतलब मुझे अभी जो हमारी कहानी है ना वही ये बोल रहा है, मुझे तुम्हारे घर वालों को किससे फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे नंबर से। तुमने 11th अच्छा किया नहीं किया, 12th अच्छा किया नहीं किया, लास्ट में सबका रिजल्ट सीधा सीधा मैटर करेगा नीट में आपके मार्क्स से। इसीलिए बोल रहा हूं नंबर से फर्क पड़ता है। ये कहानी भी तुम्हारे लिए ही है, खासकर क्रैश कोर्स वालों के लिए। सुन लो भाई, नंबर से फर्क पड़ता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर 11th 12th कैसा रहा कैसा नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर पे फर्क पड़ेगा, नंबर इन नीट। यही है हमारी क्वालिटी। मतलब सर आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ले लो जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, उसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक्चुअली देखो, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन। एक्सपांड बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? पानी अकेला रहेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा ना उसका, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन हाँ, चाय बनाते टाइम आपने एक चीज देखी होगी, जब दूध ऊपर आ रहा होता है ना, आपको मैंने बोला भी लास्ट टाइम बोला एक्सपेरिमेंट करो, जब चाय बॉयल कर रहे हो या दूध ऊपर आ रहा होता है, आप उसमें शुगर डाल दो, जैसे ही चीनी डालोगे ना, कुछ भी डालोगे, वो फटाफट क्या होगा? उसका वेपर नीचे चला जाएगा। कुछ लोगों ने करके देखा, मैंने देखा, एक दो कमेंट में थे उसमें। भाई आप चीनी डाल के देखो, उसमें नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो, नमकीन चाय अगर पीने का शौक रखते हो, नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो, चाय में चीनी डालो, नमक डालो, कुछ भी डालो, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डालो, बस मुझे उसके नंबर से फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर ज्यादा हुए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी। उसके नेचर से, चाय में चीनी डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, पत्थर डाल रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। और हमारे लाइफ में 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है।
चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। और वो कौन कौन सी हैं? 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? तो पहले को बोलते हैं, ध्यान से देखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से लिख लेना। मैं बार-बार बोल रहा हूं, कुछ चीजें मैं लिखता नहीं हूं लेकिन उसको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि भाई दूध अकेला भी रहेगा ना तो भी बॉयल करेगा, लिक्विड अकेला रहेगा तो भी वेपर्स बनाएगा, पानी अकेला भी बॉयल करेगा, वेपर्स तब भी बनेंगे। लेकिन उसके अंदर नमक डाल दो, देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूध अपने आप भी अगर दूध को बॉयल करने के लिए छोड़ दोगे, वो क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा। लेकिन जैसे उसके अंदर शुगर डालोगे, कुछ भी डालोगे, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे। अभी प्रूफ भी कर देंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बार बार इतना ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे इसको शॉर्टकट में। सर अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा टीबी। सर उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हो जाएगा। और लास्ट वन अपने पास बात करें डिप्रेशन के बाद, एक लास्ट वन दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, उनको नेचर से, साइज से कोई फर्क नहीं है भाई। उनको किस बात से फर्क पड़ता है, नंबर से। और नंबर पे जो डिपेंड करती है, यहां मैं एक लाइन नोट करके लिख भी देता हूं, एक नोट करके लिख भी देता हूं, एक लाइन याद रखिएगा। सर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, सर ये वेपर प्रेशर वाला स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था शायद। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point, they are not colligative properties, are not colligative properties। ये colligative property नहीं कहलाती है। इसके अंदर जो चेंज होता है, इसके अंदर जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, colligative property बोलते हैं। इसके अंदर जो चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, colligative property। वेपर प्रेशर को colligative property नहीं बोलते। वेपर प्रेशर अकेला भी होता तो भी वेपर बनाता, अकेला होता तो भी पानी वेपर बनाता, दूध तब भी पानी वेपर बनाता, दूध तब भी वेपर बनाता। तो अकेला बंदा, अगर अकेला पानी है तो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, अकेला पानी है तो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता, ये नंबर पर डिपेंड नहीं करता। इसके अंदर का जो चेंज है, इसके अंदर का जो चेंज है, वेपर प्रेशर कितना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा, ये जो चेंज है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर। ये जो चेंज है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर। पक्का? तो ये ध्यान रखना। वेपर प्रेशर पूछे, बॉइलिंग पॉइंट पूछे, फ्रीजिंग पॉइंट पूछे। वेपर प्रेशर याद आ रहा है क्या, वेपर प्रेशर याद आ रहा है क्या? लिक्विड का वेपर, लिक्विड का वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड का वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी को क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर बोलते थे। अब याद करके बताओ फटाफट। वेपर प्रेशर के 3 फैक्टर्स बताए थे मैंने, वेपर प्रेशर के 3 फैक्टर्स। सर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आपका ज्यादा, मतलब आप लोग एक दूसरे को पकड़ के बैठे हो तो ऑब्वियस है ना, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, आपकी बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वेपर प्रेशर का तीसरा फैक्टर, सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो गया वेपर प्रेशर कम हो गया। फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब तुम बॉयल ही बहुत लेट हो रहे हो। जब तुम बॉयल ही लेट होगे तो तुम्हारे वेपर प्रेशर भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। पक्का? तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जिंदगी आसान कर सकती हैं, सर ध्यान रखना। सर वेपर प्रेशर, चल फटाफट कॉपी खोल भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर खोल। वहां मैंने 2 टाइप का बॉइलिंग पॉइंट बताया था, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं। मैं लेक्चर अगली क्लास में खत्म कर दूंगा, ये चैप्टर 4 चैप्टर निकल जाएंगे आपके हाथ से। मुझे अपने छोटे भाई बहन से इतना एक्सपेक्टेशन है,
इतनी जो जो चिल्ला के हम लोग इस कैमरे के सामने बोल रहे होते, इसी से बोल रहे होते कि बेटा सामने तुम पढ़ रहे हो ना, अपने दिल से पढ़ रहे हो। तो ट्राई करना कि यार ये नहीं कि वेपर प्रेशर सोच रहे हैं यार कौन सी चीज कहाँ पे, फिर सोचना यार रिजल्ट कैसे होगा। याद कर, दो टाइप का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था मैंने, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, जहां पे आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब आपका प्रेशर 1 atm हो जाए, और वे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब आपका प्रेशर 1 bar हो जाए। याद करो, कुछ ऐसा पढ़ा था। चलो एक काम करो, ये डेफिनेशन हो गई, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। ये दो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, दोनों क्वेश्चन देखो, टाइम लो और सोच के आंसर बताओ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सर, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब सर ये सब स्टेटमेंट से आपको डरना नहीं पड़ेगा, अगर आप रिवीजन करते हो तो चीजें चुटकी बजाते याद आएंगी। और कल की क्लास में ये चैप्टर रैप अप करूंगा, तब मैं सब छोटे भाई बहनों से हिसाब होगा। अगली क्लास में भैया कमेंट में लिख के भेजना सर, अगली क्लास में जितने क्वेश्चन कराओगे सब करने को तैयार है। सच सच मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि अगली क्लास में मुझे छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है, क्वेश्चन ही कराने। तो अगली क्लास में डिस्कशन, क्वेश्चंस कहीं चलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए सब लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आज जो चल रहा है रिवाइज करो, बाकी चीजों को भी रिवाइज करो फटाफट, पक्का। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 हो गई। अब किसी बोला सर ये चौथा कैसे, ये पहला पहले बताओ, पहला कैसे आया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, आरएलवीपी क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर कोई अकेला बंदा है, याद करो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर अगर अकेला सॉल्वेंट है, अगर अकेला सॉल्वेंट है, अगर यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, अगर इधर प्योर सॉल्वेंट है और इसको तुमने हीट करना शुरू किया, प्योर सॉल्वेंट है, इसकी हीटिंग करनी शुरू करी, इसको हीट दिया, तो सर इसका वेपर्स बनेंगे। सर ये चीज 2 क्लास तीसरी दिन आज रिवीजन कर रहे, तीसरे दिन रिवीजन कर रहे। इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या लिख देंगे, P1 नॉट, यही लिखेंगे। सर इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर बोलूं कि इसके अंदर सॉल्यूशन बना दो, सॉल्यूशन बना दो, सॉल्यूशन जैसे ही बनाओगे सर ना आप, मैंने एक चीज देखी है, जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा सर क्या हो रहा होगा, अगर सॉल्यूशन बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे तो इसका वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस वेपर्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, P1 नाम दे देंगे। सर P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा होता है, P1 नॉट बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब तुम अकेले थे तो ज्यादा वेपर्स बनाते थे, जब तुम्हारे साथ कोई आ गया तो अब जो हीट दोगे, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, अब जो हीट दोगे सर वो दोनों लोगों की हीटिंग में काम आएगा, और आपका अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर किसने बोला कितना कम होगा, सर कितना लोअर हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा भाई साहब। सर शुरुआत में कितना था, P1 नॉट, अब कितना हो गया, P1, यही होगा ना, यही होगा। सर लोअरिंग निकाल देते हैं, P1 नॉट। सर ये P1 क्या होता है, अरे भैया भूल गए क्या, P1 क्या होता है, P1 नॉट Chi1, कहां से, अरे क्या बात कर रहे हो सर, याद करो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1। ये कहां से पढ़ा था, अरे भैया ये पढ़ा था हमने राउल्ट्स लॉ। अरे सब मेरे भाई बहन सब स्मार्ट हैं यार, याद आ गया होगा सबको ना, याद आया हो ना तो चुपके से अपने हल्के से मार लेना कि अगर राउल्ट्स लॉ याद ना आया होगा। सर ये कहां से लिख दिया, ये क्या है यार, 1 क्या चल रहा है, हाँ पक्का याद नहीं आया हो तो प्लीज बता रहा हूँ, अपने आप को पनिशमेंट देना भैया, सब टाइम बहुत कम है और सब चीज अब जो क्लास में होंगी उसको पूरा का पूरा याद करके अगली क्लास में आया करो। देख लो लिख सकते हैं सर, एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए ना सर, ये P1 नॉट 1 माइनस Chi1 लिख दूं। अरे सर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, इसको मैं डेल्टा P लिख दूं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P लिख दूं, तो डेल्टा P आया कितना, P1 नॉट इंटू Chi2 लिख दूं। सर ये क्या है, ये P1 नॉट क्या है सर, सॉल्वेंट का अपना प्रेशर, Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद करो 2 इज फॉर सॉल्यूट। अब तो भैया बार बार नोटेशन यूज हो रहा है, 1 फॉर सॉल्वेंट 2 फॉर सॉल्यूट। सर ये Chi1 प्लस Chi2 तो आप लास्ट क्लास से बोल रहे हो ना, Chi1 प्लस Chi2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 माइनस Chi1 को क्या लिख सकता हूं, Chi2। किसने बोला सर ये तो सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा क्या, नहीं
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर किसके किसके ऊपर, जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, P1 नॉट के ऊपर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, chi2 के ऊपर। तो सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर एक बात बताऊं, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड्स ऑन किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, P1 नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर किसने बोला चलो एक काम करो, अब मेरा तेर आएगा, और ये देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब कुछ नहीं, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट कर दो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, chi2 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, chi2 के। सर ये रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, RLVP सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है सर, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ऑन chi2, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ध्यान रखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि वो सब सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी भैया, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के ऊपर। तो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करने वाला कौन है सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई RLVP इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू chi2, या फिर इसी को लिखना चाहूं P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू chi2, या फिर N2 बाई N1 प्लस N2। सर नंबर ऑफ मोल्स यही होगा शायद। तो पूरा फॉर्मूला अगर एक लाइन में लिखा जाए तो जो डिराइव करके आया है वो यही आया है, यही आया है ना। अरे देख लो, रिलेटिव लोअरिंग किसको बोलते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। कोई बोले सर ये दोनों सेम नहीं है, अरे नहीं भाई, अरे नहीं सेम है, कैसे, ये लोअरिंग है। लोअरिंग मतलब कितने का डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज। मैं बोलूं मेरे 100 रुपए गुम हो गए तो तुम क्या बोलोगे, हाँ ठीक है -100 हुए होंगे, सर का 100 रुपए कम हो गए। लेकिन मैं बोलूं 1000 रुपए में से 100 रुपए गुम हो गए तो तुम बोल सकते हो सर के 10% कम हो गए यार, 1000 में से 100 चले गए। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या है, आपको जैसे ही मैंने बोला 1000 रुपए, आपने उसके रिस्पेक्ट में देख लिया कि यार 1000 रुपए में 100 रुपए गुम हुए यार, बहुत मतलब ठीक है यार, बड़ी बात है। अब बोलते मेरे 10 करोड़ है, उसमें 100 रुपए गए, तुम भाव दो यार, सर क्या बात है, आपके 10 करोड़ है यार, 100 रुपए के लिए आप चिल्ला रहे हो। रिलेटिव लोअरिंग मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव लोअरिंग देख लो क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। याद रखना, यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, पता है कब, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, ये सबके लिए वैलिड है। बस याद रखना यहां पे एक चीज आएगी, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख देता हूं। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में सर यहां देखना, डाइल्यूट आपको बोले सर कैसे पता चलेगा वेरी डाइल्यूट, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन में बता देता हूं कैसे पहचानोगे एग्जाम हॉल में। कंडीशन, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंडीशन बता देता हूं। पहली बात सर, उसका डेल्टा P जो होगा बहुत ज्यादा छोटा सा होगा। मैंने बोला ना कि सर मेरा प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, मान लो मेरे पास 3000 रुपए थे, 5 रुपए लॉस में आ गया, तो मैं हंसी नहीं आएगी यार, क्या यार 3000 रुपए पॉकेट में आ गए, काम करो ना यार, 3000 में 5 रुपए गए, क्या ही चला गया इसमें, हंसोगे ना। क्यों, क्योंकि सर उसका चेंज जो है बहुत छोटा सा है, 5 रुपए 3000 के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा सा। तो मैं बोलूं मेरे पास 10 ही रुपए हैं, 5 रुपए चले गए, तुम भी खोजोगे कहाँ है सर यार 5 रुपए कहाँ गुम हो गए, क्योंकि 10 रुपए के रिस्पेक्ट में 5 रुपए अच्छा खासा अमाउंट है। जहां पे चेंज डेल्टा P बहुत कम होगा वहां पे क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हैं। या फिर N2 की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए, लेस देन N1 हो जाए, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1 हो जाए। या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, ये भी क्या हो जाए, बहुत लो हो जाए, वेरी लो हो जाए, बहुत छोटा सा हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जहां डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ उस कंडीशन में N2 प्लस N1 को क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे। तो फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या हो जाता है, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, सर मोल फ्रैक्शन के बदले क्या लिखेंगे, N2 बाई N1।
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो सर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालोगे। तो सर अगर मैं बोलूं डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पक्का सर देख लो अपने पास, ये देखो कैसे कैसे चीजें हो रही। डाइल्यूट सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे। डेल्टा पी बहुत छोटा होना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। ये सारे सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, आंख बंद करके लगा दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ अगर बोल दिया कि सर अब बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, या नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही छोटा आ रहा है, मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा आ रहा है, काई2 की वैल्यू बहुत छोटी है, तो उस केस में क्या करोगे, चल भाई ठीक है तेरी वैल्यू बहुत कम है, नेग्लेक्ट मार्क छोड़ यार, क्या ही सोचना है, इतना ज्यादा क्या ही सोचना है। पक्का हो जाएगा सर, देख लो डाइल्यूट सॉल्यूशन नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। वैलिड फॉर ऑल सॉल्यूशन, दोनों के लिए फॉर्मूलाज क्या होंगे सर, इस तरह के फॉर्मूलाज होंगे। फॉर्मूला आपके पास, डेरिवेशन आपके पास, डेरिवेशन को गोली मारो, बस सिंपल सी चीजें याद रखो। एग्जाम हॉल में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता तो इसलिए डेरिवेशन पर दिमाग नहीं लगाना है, डेरिवेशन पे एकदम ही दिमाग नहीं लगाना है। अब देख लो हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो भाई फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये वाला जो मन में आए तो वो यूज करो। अब देखो क्वेश्चन, सर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 18 mm, ठीक है मान लिया आपकी बात। अब व्हेन 20 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 6 mm। मतलब डेल्टा पी कितना दिया है भाई, अरे कितना दिया है, डेल्टा पी 6 mm दिया है। सर P1 नॉट इनिशियल कितना है आपका, 18 mm है। सर अच्छा खासा चेंज हो रहा है भाई, 18 का 6 चला गया, मतलब 1/3। ये डाइल्यूट नहीं है ना, नहीं है ना डाइल्यूट, पक्का। सर यहाँ डेल्टा पी बड़ा है, 18 के रिस्पेक्ट में 18 रुपए पॉकेट में 6 रुपए चले जाएं, तुम चिल्लाओगे ना भाई कि सर 12 रुपए ही बचे अब मेरे पास। पक्का समझ में आ रहा है, ये नॉन डाइल्यूट है। फॉर्मूला क्या लेंगे सर, अब बताओ ना कैसे निकाले फॉर्मूला। तो सर फॉर्मूले में क्या था ये बताओ, मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, अरे क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या बात कर रहे हो आप, N2/N1 + N2 लिख सकता हूं। सर डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 6/18। N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, उसका मास कितना है डिवाइड बाई उसका मोलर मास। सर ये 20/m प्लस उसका सर कितना है, 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम को किससे मत डिवाइड करोगे, 18 से, ये कितना हो गया सर, ये सॉल्व कर लो, 1/3 20/m डिवाइड बाई 20/m। अब मैथ लगा दो बस, यहां से तो मैथ लगानी है अपने को, 100/18 करना है। तो सर ये कितना हो जाएगा, अगर सही सॉल्व करें तो 60/m हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 20/m प्लस 100/18। कैसे किया सर, इसको ना 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर ये कितना हो गया 40/m इज इक्वल्स टू 100/18 हो गया। सर m की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 × 18 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। सर ये 0 से 0 गया, सर 72/10, आंसर कितना आ गया 7.2 ग्राम। आंसर कितना आ गया 7.2 ग्राम। मोलर मास ऑफ द आयनिक नॉन आयनिक सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे आपने N2/N1 + N2 लिया। सर अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, लेकिन वो किसके लिए लिखा था, वो किसके लिए लिखा था, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जहां डेल्टा पी की वैल्यू बहुत छोटी हो। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, बड़ी है। 18 के रिस्पेक्ट में 6 को आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते भाई साहब, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। पक्का, तो आंसर निकाल दो, हो जाएगा सर। ये नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्योंकि आपका डेल्टा पी बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन। यहां देखो, ध्यान से देखना, ये सर डाइल्यूट है क्या, अरे होगा यार, डाइल्यूट क्यों नहीं होगा, देखो तो सही। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिसको लगता है वीडियो पॉज करके करेगा, जिसको नहीं लगता भाई आ जाओ साथ साथ मिलके करते हैं यार, सीखते हैं। अरे बड़े भाई की तरह सिखा रहा हूं, सीख ले यार, एग्जाम हॉल में यही तो काम आएगा तेरे पास। क्या है सर, P1 नॉट कितना दिया, अरे कितना दिया है, अरे गुस्से में यार क्या कर रहा है भाई, चल भाई ये देख 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P1 कितना दिया है सर 2985, सर 2985 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर एक बात बताएगा, 3000 में से कितना कम हो रहा है तेरा, डेल्टा पी निकाल दूं क्या भाई, कितना आ रहा है 3000 में से 2985 कितना कम हो गया, 15 हो गया। डेल्टा पी कितना आया तेरा, 15 आया।
डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, सर चेंज बहुत छोटा सा है, डेल्टा पी की वैल्यू बहुत छोटी सी है, 15 अपॉन 3000 है, बहुत छोटा सा है, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन लूंगा क्या। क्यों डाइल्यूट मान रहा हूं, क्योंकि सर आपका चेंज बहुत छोटा सा हो रहा है। पहले वाले को क्यों नहीं डाइल्यूट माना था भाई, पहले वाले को इसलिए नहीं माना था क्योंकि सर 18 में से 6 थे, अब यहाँ 3000 में से 15 चला गया, क्या मजाक कर रहे हो सर आप भी। W2 कितना है तेरा, सर W2 5 है, उसका मोलर मास नहीं पता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। N1 कितना है भाई साहब आपका 90 ग्राम है, डिवाइड बाई इसका मोलर मास पता है, सर ये कितना हो गया 1/200, ये 5 अपॉन m, और ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 90, सर ये 5 हुआ, 5 से 5 हुआ, m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। निकाल दो आंसर, डेल्टा p अपॉन P1 नॉट ऐसे निकालते, श्योर हो तो ऐसे ऐसे चीजें करते रहिए सर। अरे सर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे आया ये सोचो और दिमाग लगाते रहो भैया, क्योंकि यही चीज है जो एग्जाम हॉल में यूज करनी है, और कुछ यूज नहीं कर सकते, ना कैलकुलेटर ना टीचर ना कोई नोट्स ना कुछ भी, दिमाग कहीं यूज करना है हमेशा। दिमाग एक दिन में नहीं होगा, पिछली बार ही बोला था प्रैक्टिस एक दिन में आपके अंदर परफेक्शन नहीं लाके आ सकती, प्रैक्टिस मेक्स, हर एक दिन इंप्रूवमेंट कर रही होती है, हर एक दिन इंप्रूवमेंट करेगी, वो इंप्रूवमेंट इकट्ठा होते होते अपने को परफेक्शन दिखना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन बहुत दिनों बाद बोली जाती है, लेकिन पहले छोटे छोटे फॉर्म में तो करें। अब सर अभी थोड़ी देर पहले ये वाले क्वेश्चन में आपने ये लिया, हाँ भाई लिया था ना, क्योंकि यहाँ चेंज बहुत ज्यादा था, यहाँ 1/3 का चेंज है, यहाँ 1/200 है, 1/3 के रेस्पेक्ट में 1/200 बहुत छोटी वैल्यू है भाई। चलो देखो, वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर सर आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है सर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कैसे होगा, एक बात बताना बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, खुद से बताओ। चलो एक बात बताओ, मैं ना पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी लिख देते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग डेल्टा टीबी लिख देते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सर किसने बोले सर चेंज हुआ ही क्यों, तो चेंज क्यों हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हुआ उससे बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होगा, एक बात बताता हूं। यहां पे मैं वेप प्रेशर लेता, यहां पे मैं टेम्परेचर लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना और फील करना कि चीजों को कैसे होगा। कोई लिक्विड है उसको हीट करूंगा, लिक्विड है हीट करूंगा हीट करूंगा हीट करूंगा, मान लो ये लाइन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ये लाइन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, ये लाइन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। किसी लिक्विड को हीट करूंगा वेपर बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे ये किसके इक्वल होना शुरू होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे ये किसके इक्वल होना शुरू करेगा सर, जहां पे इसका वेपर प्रेशर, जहां पे इसका वेपर प्रेशर, जहां पे इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर के साथ बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, सर ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट बेचारा जाएगा और यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, यही इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। पक्का प्योर सॉल्वेंट को हीटिंग करेंगे हीटिंग करेंगे हीटिंग करेंगे, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर्स बढ़ता जाएगा, वेपर्स बढ़ते जाएंगे, उसका प्रेशर बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते कहां हो गया 1 atm, एटीएम तक पहुंच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, वही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसने बोला सर सॉल्यूशन से क्या लेना देना इसका, एक मिनट देखना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर जैसे ही सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे ही उसके अंदर सॉल्यूट डालोगे, तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो सर इसकी लाइन कहां से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी क्या सर, ये कौन सा है, ये कौन सा है, जो व्हाइट लाइट है ये कौन सी है अपने पास, सॉल्यूशन की। और सर अब देखना अपने पास किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा है, नंबर लाइन पे। सर सॉल्यूशन को हीट करोगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ में कहां आएगा, नीचे आएगा ना, प्योर सॉल्वेंट ऊपर होगा, सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि सर आपने ही तो बोला अभी थोड़ी देर पहले, यही तो क्वेश्चन प्रूव कर रहे थे कि रिलेटिव लोअरिंग होगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे ही सॉल्यूट डालूंगा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखो थोड़ी देर पहले ही तो कह रहे थे, अब जो थोड़ी देर पहले जो बात बोल रहे थे ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ आते आते फेल हो जाएगा, वो चीज अभी भी वैलिड रहेंगे, अभी भी वैलिड रहेंगे। सर एक बात बताओ, ये आपका नया बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीबी डैश,
कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, नंबर लाइन पे देखो कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, टीबी डैश बड़ा है क्या? तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी। तो सर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कितने का आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखना अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा टीबी लिखेंगे और डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी डैश माइनस टीबी, यही होगा सर, टीबी डैश माइनस टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब कोई बोले सर ये तो निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे का तो पता चल गया कि सर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, लेकिन सर कितना, अरे कितना बढ़ेगा, तो सर कितना कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलालिटी होती है सर, मोलालिटी होती है स्मॉल एम, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्मॉल एम, डेल्टा टीबी इज नथिंग सर केबी इंटू एम, और व्हाट इज केबी, केबी क्या होगा, तो इसको बोलते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का एक साइंटिफिक नेम देखें तो इसको बोलते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या बोल देंगे, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, डेल्टा टीबी इज नथिंग केबी इनटू एम हो जाएगा, पक्का। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। सर मोलालिटी का फॉर्मूला, इसका बड़ा सा फॉर्मूला लिखना चाहे तो सर ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला याद है रे, क्या होता है भाई, अरे क्या होता है यार, बताओगे अपने पास, यही था ना शायद, 2 is what, solute का मास, सर W2 is what, mass of solute, M2 is what, molar mass of solute, W1 is what, given mass of solvent, किस में, ग्राम में, याद करो ये सब कुछ हमने सर W1 M1 M2 सब कुछ लिखा था जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था, 1 और 2 का मामला क्लियर है, फंडा क्लियर है ना। डेल्टा टीबी मैथमेटिकली ऐसे निकालेंगे, ग्राफ के थ्रू ऐसे निकालेंगे, मैथमेटिकली ऐसे निकालेंगे, ग्राफ के थ्रू ऐसे निकालेंगे। किसने बोला सर एक बात बताओ, मोलालिटी ज्यादा हो गई तो, मोलालिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है सीधा सीधा यूज करेंगे, अगर मान लो किसने ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया तो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, ये इधर प्रेशर है, ये इधर टेम्परेचर, अब देखो तुमसे ज्यादा क्या मजे लिए जाएंगे सर, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 1 और 2 में किसकी मोलालिटी ज्यादा होगी, मोलालिटी किसकी ज्यादा होगी, मोलालिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी मोलालिटी ज्यादा होगी, कोई पूछे मोलालिटी का ऑर्डर बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर बताओ, तो मोलालिटी का ऑर्डर क्या होगा। सर एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज किसमें ज्यादा हो रहा है, देखो मैं इसके बाद अब लाइन खींच रहा हूं, ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ये था सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का चेंज और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का चेंज, किसका बॉइलिंग पॉइंट का चेंज ज्यादा है, 2 वाले में बॉइलिंग पॉइंट का चेंज ज्यादा है, अगर 2 वाले में बॉइलिंग पॉइंट का चेंज ज्यादा है मतलब डेल्टा टीबी किसका ज्यादा है, 2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा टीबी ऑफ 1, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट डेरिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसी का मोलालिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मोलालिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मोलालिटी ऑफ 1। तो ये याद रखना अपने पास, मोलालिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मोलालिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मोलालिटी ऑफ 1। तो ये देख लो अपने पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हो रहा होगा, पक्का डन है सर, श्योर हो, तो ये चीजें करते रहो। अब किसी बोला सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करा दो, करा देंगे भाई साहब, पहले उससे पहले बात करते हैं केबी की। केबी क्या है, केबी क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, केबी क्या है, केबी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। केबी क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो केबी को किसने बोला डिफाइन करो, तो केबी को क्या लिख दूं, केबी इज डिफाइंड एज, सर देखना थोड़ा ध्यान से, केबी इज डिफाइंड एज, केबी इज डिफाइंड एज क्या हो रहा होगा, तो सर इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा उसी को क्या बोल देंगे, डेल्टा टीबी। केबी, केबी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, केबी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इक्वल होगी। कि बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होगा वो किसके इक्वल हो गया सर, वो किसके इक्वल हो गया सर, 1 पुट कर दो तो केबी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, डेल्टा टीबी की। तो सर सेम ही चीज हो गया। अब सर केबी के बारे में बात करें तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर। केबी किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है, इसको सॉल्वेंट से मतलब है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। केबी की वैल्यू क्या होती है, केबी की वैल्यू अगर निकालने जाएं तो सर आपको यहां पे ये मिल रहा होगा 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन। सर वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सर डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, और बाकी तो आपको पता ही है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। और लास्ट वन अपने पास m इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ, पक्का। तो ये केबी की वैल्यू देखो ना, केबी किसी भी चीज अब सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है नहीं, केबी क्या है, कांस्टेंट है। केबी किसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है सिर्फ। ये पानी है तो उसका केबी अलग होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट अलग होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सॉल्यूट कौन सा डाला नहीं डाला, वो एक क्या है, कांस्टेंट है, बस ये याद रखना, वो एक क्या है, कांस्टेंट है। केबी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, पता चल गया, श्योर हो। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है भाई साहब, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा सर, क्या डाल रहे हैं, 90 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हैं 200 ग्राम पानी में, केबी दिया हुआ है सर, डेल्टा टीबी निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड भैया क्वेश्चन है, इन सब में कुछ भी नहीं सोचना है, इन सब में कुछ भी नहीं सोचना है। सर डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 0.52। W2 कितना है, 90 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। 1000 अपॉन सर गिवन मास कितना है पानी का, 200। सर ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2, सर ये कितना हो जाएगा 0.26, इसको कट कर दो, 0.26 इंटू 5, 5 6 30, 1.3। डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा 1.3 केल्विन का, डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा 1.3 केल्विन का। तो डेल्टा टीबी निकाल दो 1.3 केल्विन, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सर ये देखो ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्टेन हिल स्टेशन पे चले गए, मान लो शिमला उमला चले गए, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना बॉयल हो रहा है, कितने पे बॉयल हो रहा है, 99 पे। बोल रहा है नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट ऐसे नॉर्मली कब होता है, कितना होता है, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ऐसे 100 होता है, लेकिन हिल स्टेशन पे चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। केबी दिया हुआ है, सर मोलालिटी दी गई है क्या, तो सर पूछ रहा है कि बताइए ना सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन बताइए। एक बात बताओ, पहले तो क्या निकाल दो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल दो, कैसे, अरे केबी इंटू एम निकाल दो। केबी कितना है 0.513, ये कितना हो गया 0.69, इसकी वैल्यू निकाल दो। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होगा ये देख लो, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देख लो, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देख लो, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना हो जाएगा, तो सर ये देख लो 0.513 इंटू 0.69 कितना आ रहा है 0.354, यही आ रहा है। अब बोल रहा है सर नहीं मुझे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन नहीं चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, शुरुआत में आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 99, बाद में आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, सर बाद का न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट ना एलिवेट करता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, तो कितना हो गया 99.725, 0.354, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10, 100.079, क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी वैल्यू ऐड कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा, आंसर आना शुरू हो जाएगा सर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन,
Y gram of non-volatile organic substance of molecular mass M is dissolved in 250 ग्राम of benzene। अगर बेंजीन का Kb ये है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताइए। सर ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। डेल्टा टीवी की वैल्यू बतानी है, क्या होगा सर? कुछ नहीं, KB इंटू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1, बस वैल्यू पुट करो। KB की वैल्यू KB पुट कर दी, W2 की वैल्यू कितनी हो गई Y, उसका मोलर मास कितना है M, सर 1000 अपॉन सर पानी का, सर बेंजीन का कितना है 250। सर ये कितना हो गया, ये कितना हो गया सर? डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 kBy/m, 4 kBy/m। तो ये आंसर आ जाएगा 4 kBy/m, 4 kBy/m हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सॉरी आवाज थोड़ी म्यूट हो गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड चीज, वो क्या है? तो सर हम लोग करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, अगर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। अब सर एक बात बताओ, फिर से वही सब चीजें बात करना शुरू करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सर ये देख लो, इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा TF। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक बार ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर का ग्राफ है सर, और इधर क्या रख दिया मैंने? वेपर प्रेशर रख दिया है। अगर ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉलिड, सॉलिड की लाइन रिप्रेजेंट करती है। सर वेपर प्रेशर जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे, बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे, बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे क्या हो रहा होता है कि सर आप ना टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब फ्रीजिंग करते हो तो आप टेम्परेचर कम करते हो, तो आपका सर क्या होना शुरू हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। आपका प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट अगर है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हुए, जिस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट टच करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या बोल देंगे? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सर अब की बार अपोजिट चल रहे हो, पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या कर रहे थे? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा हूं, अब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। टेम्परेचर क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फ्रीज करना है, फ्रीज करना है तो मैं इधर लेके आऊं। जिस पॉइंट पे ये सॉलिड की लाइन को टच कर देगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। वही पॉइंट क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। और सर अब प्योर सॉल्वेंट के बाद किसका नंबर आता है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, सर सॉल्यूशन अगर लेता हूं, अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा अपने पास? उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? TF डैश होगा क्या? क्यों? क्योंकि सर देखो पीछे की तरफ, ये देखना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है क्या? सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है, मतलब सर ये क्या हो जाएगा? डेल्टा TF, और ये क्या हो जाएगा? TF माइनस TF डैश, TF माइनस TF डैश। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो चेंज आएगा इसी को क्या बोल देंगे? डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितने से कम हो रहा है, ये वैल्यू कैसे आएगी? ये वैल्यू कैसे आएगी? तो सर एग्जैक्ट सेम वैल्यू, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? मोलालिटी आ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी? मोलालिटी आ जाएगी। और सर डेल्टा TF जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखेंगे KF इंटू M, KF इंटू M। KF क्या होगा सर? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का एक और नाम दे देते हैं हम लोग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम लिख देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम लिख देते हैं। तो डेल्टा TF क्या होगा? KF इंटू M। डेल्टा TF क्या होगा? KF इंटू M। और यहां पे जब निकालने जाएंगे
डेल्टा टी एफ का बड़ा फॉर्मूला देखो तो के एफ इंटू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा W1। डेल्टा टी एफ इज नथिंग के एफ इंटू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1। सेम फॉर्मूला जो फ्रीजिंग पॉइंट का, ये सेम फॉर्मूला शायद हमने अभी जस्ट लिखा है बॉइलिंग पॉइंट में, सेम फॉर्मूला, बस वहां पे टीबी था यहां पे टीएफ हो गया, वहां पे केबी था यहां पे केएफ हो गया, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। वहां का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, बिकॉज आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाले को क्या कर रहे हो, आप फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप सामने वाले को फ्रीज करोगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। देख लो इधर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम। ये इधर जाके टच करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। पक्का सर, अगर इसमें कोई पूछ दे न्यू फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट से आपको डिप्रेशन मतलब कम करना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ कम करना पड़ता है। ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। इवन सर इसका ग्राफ का क्वेश्चन देखोगे तो इसके भी ग्राफ का क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही बनाएंगे। मान लो इधर प्रेशर है, इधर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। सर देखना ध्यान से, ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, सॉलिड की। ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, सॉलिड की। सर ये लाइन पे, सर मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है। सर ये दूसरा बंदा आया, ये तीसरा बंदा आया। यहां पे सॉल्यूशन कौन सा है, 1 है। यहां पे सॉल्यूशन कौन सा है, 1 है। यहां पे तुमसे कोई पूछ दे कि सर मोलालिटी का ऑर्डर बताओ, मोलालिटी का ऑर्डर बताओ, मोलालिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मोलालिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, सर इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सर इसमें गैप ज्यादा बड़ा है या इसमें गैप ज्यादा बड़ा है, खुद से देख के बता दो। डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा है, 2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा टीएफ ऑफ 1। ध्यान से देखना अपने पास, ये मेरा ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मेरा सर कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट है, TF1 है। और ये कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट है, सर सेकंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ध्यान से देख लो किसका ज्यादा डेल्टा टीएफ है, सेकंड वाले का, फिर 1 वाले का। सर मोलालिटी किसकी ज्यादा होगी, मोलालिटी 2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोलालिटी 1, क्योंकि जिसका जितना डिप्रेशन होगा उतना ज्यादा उसका मोलालिटी ज्यादा होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नोट करके लिखने वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। सर फ्रीजिंग पॉइंट किसका ऑर्डर क्या होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होगा। ध्यान से देखना, सर डिप्रेशन किसके अंदर ज्यादा आ रहा है, इसके अंदर। देखो किसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है, सेकंड वाले की। लेकिन सर अगर देखो तो नंबर लाइन में किसका फ्रीजिंग पॉइंट अभी भी ज्यादा है, सर फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, DF1 का ज्यादा है TF2 का। मान लो तुम्हारा 0 था, मान लो ये वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस थी, 0 से तुम -2 चले गए और -4 चले गए, तो सर -2 और -4 में कौन सा बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा ना। ध्यान सोचना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है, मैंने बोला सेकंड नंबर का फ्रीजिंग कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही डिप्रेस कर गया। सर 0 मान लो ये है 0, ये -2 हो गया, ये -4 हो गया, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, -2 या -4, -2। तो देख लो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का एक ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है उसके अपोजिट में फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है उसके अपोजिट में फ्रीजिंग पॉइंट का ऑप्शन आता है। पक्का, एक बार फिर से सोचना, आराम से सोचना। अब देखो फिर से मैं बात करता हूं केएफ की। केएफ को क्या लिख सकता हूं, ये देखना अपने पास, डेल्टा टीएफ इज नथिंग केएफ इंटू एम लिख सकते। और अब केएफ को डिफाइन करने की बारी आई तो केएफ को कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन ले लोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन के इक्वल होगा। सर अगेन केएफ जो होगा सर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सर जो पॉइंट्स वहां पड़े थे बस वही लिख रहा हूं। सर ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली।
सर ये डेल्टा KF की वैल्यू कैसे आएगी, KF की वैल्यू कैसे निकालते हैं, RTF स्क्वायर m अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा H। सर फ्यूजन हो जाता है, डेल्टा H क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। सर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सर m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। आप सर दोनों को कंपेयर करके देखना, आज रिवाइज करो, कल मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊंगा, तुम फिर से याद करोगे। सर रिवीजन कराने की टेंशन भी हमारी है, बस आप पढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए और बार बार रिवाइज करते जाइए। पक्का सेम सब कुछ, इवन देखोगे तो मैंने एग्जैक्टली वही बनाया है, एग्जैक्ट वही है, शायद देख लो अपने पास, सब कुछ सेम। सर सब कुछ सेम है, बस आपको चीजें रिवाइज करनी है बार बार। फॉर्मूलाज आपके सामने पड़े हैं, केएफ की वैल्यू पड़ी है, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सर फ्रीजिंग पॉइंट का सब कुछ, केएफ केबी किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर। पक्का, तो निकालते रहो। किसने बोला सर क्वेश्चन बताओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कभी भी कर लोगे, करो। बोलो क्या है सर, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ की वैल्यू कितना दिया है पानी का, 1.86, केएफ की वैल्यू कितनी दी है, 1.86। दूसरा बोल रहा है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट बताइए ना, कब फ्रीज होगा। अरे पानी का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 100, सॉरी नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या निकालूंगा, डेल्टा टीएफ, क्या होगा, केएफ इंटू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, W1। सर W2 कितना है भाई, KF की वैल्यू कितनी है, 1.86। W2 कितना है भैया, W2 कितना है, 342। सर इसका मोलर मास कितना हो गया, 342। 1000 अपॉन, सर मास किस में लेंगे, 1000 में। सर सब कुछ कैंसिल आउट, डेल्टा TF की वैल्यू जो आएगी, सर डेल्टा TF की वैल्यू जो आएगी 1.86 डिग्री सेल्सियस। सर ये आंसर मत टिक कर देना, सेकेंड आंसर मत टिक करना, क्योंकि अब पाप होगा। ध्यान सुनना, वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताओ, वो ये पूछ रहा है कितने पे फ्रीज होगा। सर न्यू फ्रीजिंग पॉइंट आपका पूछा जा रहा है, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या करने वाले हो, कम कर दोगे किसकी वैल्यू, डेल्टा टीएफ की। सर ये 0 माइनस कितना ले लूं, 1.86 डिग्री सेल्सियस, कितने पे अब आप फ्रीज होगे, 1.86 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस। आपका फ्रीजिंग पॉइंट अब कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस लिख रहे होंगे, -1.86 डिग्री सेल्सियस। पक्का, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सर याद रखना, फ्रीज एट डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, कितने पे फ्रीज होगा, तो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। न्यू फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस। पक्का, सर देख लो ये क्वेश्चन, देखो सर प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 5.45, बट इतना सॉल्यूशन दिया है, सर बेंजीन कितने फ्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, अब कितना हो गया, सर इतना हो गया क्या। सर इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.9। डेल्टा टीएफ आ गया, बोल रहा केएफ निकाल के दिखाओ, तो अरे कुछ नहीं, डेल्टा टीएफ इज नथिंग भाई साहब, केएफ इंटू क्या हो जाएगा, एम। सर केएफ इंटू एम, केएफ की वैल्यू क्या हो गई, 1.9 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, 0.374। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.9, 0.347, कितने के आसपास आएगा, 5 के आसपास पहुंच जाएगा। ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1.9 डिवाइड बाई 0.374, 0.374 कितना हो जाएगा, 5.08, कितना हो जाएगा, 5.08। आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वन। सर इजी क्वेश्चंस हैं, सारे फॉर्मूला इजी वाइज हैं, आपको कुछ करना नहीं, आप सिंपल सा बस देखो। सर ये क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है, जिस कंपाउंड को ऐड करने पे 50 ml बेंजीन में, 50 ml बेंजीन है, उसमें ऐड करने फ्रीजिंग पॉइंट कहां से कहां हो गया, यहां से यहां हो गया। डेल्टा टीएफ निकाल दो, डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो गया, सर इतना डिक्रीज हो गया, कितना होता है सर ये 0.48। केएफ दिया हुआ है, सर सही बात है, केएफ दिया हुआ है। सर W2 दिया है, यस सर W2 दिया है। सर M2 पता है क्या, नहीं पता है। सर W1 कितना दिया है, यही नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, W1 नहीं दिया है, लेकिन उसका मास और डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये क्या हो जाएगा इसका, सर ये 50 इंटू 0.879, 50 इंटू 0.879 कितना हो जाएगा, 0.
879 कितना हो जाएगा 43.95। अब सर सब कुछ दिया है, निकाल लो, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो। सीधा सीधा आज का जितना भी कर रहे हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो भी इजी, फॉर्मूला पूछेगा तो भी इजी। बस अब डेल्टा टीएफ कितना है भैया 0.48, केएफ कितना है भैया 5.12, W2 कितना है 0.643। सर मोलर मास कितना है अपने पास बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78,000 अपॉन, सर ये कितना हो गया 43.95। सर अरे नहीं, क्या निकालना है, मोलिकुलर मास, बेंजीन का नहीं है ना, सॉरी ये मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कितना हो गया सर 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 अपॉन, सर क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 43.95। तो ये मोलर मास आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये कितना आ गया 5.12 इंटू 643 डिवाइडेड बाई 43.95, 43.95 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.48, 156 के आसपास मोलर मास कितना आ जाएगा 156। कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन में आप फंस रहे हो कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन इजी आएगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये लिख पा रहे हो या नहीं, ये लिख पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चंस की वैरायटी देखो भाई, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे कर रहे हैं, इसको जाके अपने पास निपटाने की कोशिश करो कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं दोबारा कर सकता हूं क्या, अगर सर ने मुझे दिया तो फिर क्या कर सकता हूं क्या मैं, पक्का। अरे सर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा यूजफुल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तुम्हारे डॉक्टर बनने के बाद भी जो यूज होगा ना वो यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर, सर यही डॉक्टर बनने के बाद आप यूज करते हो। इसके बाद ये क्या होता है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाई मैथ्स वाला पाई नहीं होता है, ध्यान से सुनना, ये मैथ्स का पाई नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग, क्या बोलते हैं, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, मुझे, आपको बायो के स्टूडेंट हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस कोई पूछे कि ऑस्मोसिस क्या है तो सर ये सीधा सीधा बोला जाता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ओनली, फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम, सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां, तो सर इसका मैं 2-3 ऑप्शन लिख देता हूं, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू किधर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। सेकेंड वन कहां से, इसी को लिखने का तरीका सर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड वन सर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर सॉल्वेंट जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन में है वहां सॉल्यूट क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू सर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सर देख लो, मुझे ना ये 3, आपने बायो में ये वाला पढ़ा होगा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा एक चीज याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या। सिर्फ और सिर्फ कौन फ्लो करता है, सॉल्वेंट फ्लो करता है। सिर्फ और सिर्फ कौन फ्लो करेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा। कहां से कहां, प्योर सॉल्वेंट से किधर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। मतलब अगर ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, देखना अपने पास, सर अगर यहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, और ये क्या है, इधर मान लो प्योर वाटर है, इधर इधर क्या है, इम्प्योर वाटर है, इधर क्या है, इम्प्योर वाटर है, इधर प्योर है, और इधर इस साइड क्या होगा, इम्प्योर वाटर होगा। तो इस केस में क्या करने वाले हैं, इम्प्योर वाटर होगा तो क्या करने वाले, सर पानी इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, पानी इधर से इधर मूव करेगा। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ ओनली वाटर अगर प्योर से इम्प्योर साइड जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता ना यार पानी गंदा हो, प्योर से किधर, अरे साफ पानी बर्बाद होने जा रहा है, मैं उसको रोकूंगा ना, कैसे रोकूंगा, साफ पानी बर्बाद होने जा रहा है तो कैसे रोकूंगा। साफ पानी को रोकना है, ऑस्मोसिस को रोकना है, कौन सा प्रेशर लगाऊंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली proportional to concentration, directly proportional to concentration मतलब मोल्स पर लीटर। सर अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
किसमें, केल्विन स्केल में। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग निकाल देते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू CRT, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये किस में आ रहा है, मोल्स पर लीटर में आ रहा है। T क्या है, टेम्परेचर, और R के बारे में आप सब लोग जानते हैं पक्का। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, पाई इज इक्वल्स टू नथिंग CRT। सर पाई की वैल्यू नथिंग नंबर ऑफ मोल्स VRT। सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सर ये किसी से सिमिलर दिख रहा है क्या, याद करो सॉल्यूशन के, गैस के केस में क्या था, PV इज इक्वल्स टू NRT था। सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल्स टू NRT। वहां पे गैस का प्रेशर था, यहां पे कौन सा प्रेशर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई वी इज इक्वल्स टू NRT। निकालते रहो जैसे मर्जी, अब कोई अलग अलग तरीके से निकाल दे कि सर पाई इज इक्वल्स टू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, ml में ले ले RT, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर्स में होता है। लगाते रहो। सर ये भी फॉर्मूला चलेगा, पाई का ये भी फॉर्मूला चलेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि सर मोलरिटी का, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ रखा है। तो पुट करो, निकालो अपने पास, पक्का हो जाएगा। तो सर पाई का ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाया, ताकि हम स्टॉप कर पाए ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस मैं नहीं चाहता ये इधर से इधर जा पाए, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाऊंगा ये मूवमेंट क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, कॉन्सेंट्रेशन व टेम्परेचर, एंड अपने पास पाई इज इक्वल्स टू CRT। किसने बोला सर अगर दो सॉल्यूशन है, देखना अपने पास, इफ सर पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2, सर दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आज एक होमवर्क भी दूंगा, थोड़ा सा बायो में जाके आप सेल वाला पोर्शन पढ़ोगे जहां ऑस्मोसिस होता है, जहां प्लांट का सर ऑस्मोसिस के कारण क्या करता है, लिक्विड को सक्शन करता है, नीचे से पानी ऊपर लेके आता है, मूवमेंट, सेल श्रिंक करता है, सेल स्वेल करता है। ये सब चीजें आप एक बार जाके पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी है और एनसीईआरटी ऑब्वियस है आपके बायो में भी मिलेगी। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी से ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ज्यादा है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका कम होता है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका कम होता है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, जिसका इक्वल होता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसका ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसका कम होता है। तो बस सर अपने पास केमिस्ट्री के अंदर हमें जो ऑस्मोसिस जानना है वो यही जानना है। लेकिन हाँ, बायो के अंदर ऑस्मोसिस के ऊपर पूरा का पूरा सेल चैप्टर होता है, आप वहां पे करते रहो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, किधर से किधर फ्लो होगा, सेल कब श्रिंक होगा, सेल कब स्वेल होगा। हमें केमिस्ट्री में आइसोटोनिक से मतलब होता है। आइसोटोनिक का मतलब जब सर आपका प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल प्रेशर होगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इक्वल प्रेशर होगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अभी जैसे पानी इधर से इधर जा रहा था, एक काम करो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दो, पानी स्टॉप हो जाएगा। फिर किसने बोला सर एक काम करे, उल्टा नहीं कर सकते हैं क्या, हम एक काम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 कर देंगे आइसोटोनिक के लिए। फिर किसने बोला सर व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अरे सर यही तो घर में यूज करते हैं, इसी को तो सर आरओ बोलते हैं हम लोग, इसी को तो आरओ बोलते हैं, यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें देखना क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि सर इधर अपने पास प्योर वाटर, ये इस साइड क्या है, प्योर वाटर है, इधर क्या है, इम्प्योर वाटर है। नेचुरली क्या होता है सर, आप नेचुरली किधर जाने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखना, नेचुरली किधर जाने की कोशिश करोगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोल देंगे। सर जैसे ही मैंने पाई अप्लाई किया, पाई इज अप्लाइड, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये वाला मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये वाला मूवमेंट जो जा रहा था उसको स्टॉप कर दिया। नेचुरली कहां से कहां जाएगा, प्योर वाटर। वाटर सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, इधर जाना, सॉल्वेंट फ्लो करता है, सॉल्यूट फ्लो नहीं करता। क्या फ्लो करता है, सॉल्वेंट वाली, सॉल्यूट फ्लो नहीं करता। पानी इधर से इधर जा रहा था, मैंने रोक दिया। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं प्रेशर अप्लाई कर देता हूं, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई कर देता हूं, किससे, ग्रेटर, पाई से। पता है अगर मैंने पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो पानी का फ्लो, वाटर विल बी
वाटर क्या होगा, वाटर विल फ्लो, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान से देख लो, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब अब पानी उल्टा चल रहा है, नेचुरली किधर जाना था आपको, नेचुरली आपको इधर जाना था, मैंने उसको स्टॉप कर दिया, पाई अप्लाई करते ही वो स्टॉप हो गया। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रेशर दे दिया तो पानी ये अपने पास प्योर वाटर किधर से किधर मूव करना शुरू हो जाएगा, इम्प्योर से किस साइड मूव करना शुरू हो जाएगा, रिवर्स में। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया कि सर व्हेन प्रेशर अप्लाइड, अगर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन पाई हो जाए, तो देन सॉल्वेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट takes place, flow of solvent takes place from solution to प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन से किधर की तरफ मूव करेगा, प्योर सॉल्वेंट टाइप मूव करना शुरू होगा। सॉल्यूशन से किधर की तरफ मूव करेगा, प्योर सॉल्वेंट साइड मूव करना शुरू कर देगा। पक्का। तो जब प्रेशर किससे ज्यादा हो जाए, इसी फंडे को हम लोग बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर बोलते, इसी फंडे को हम लोग क्या बोल देते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। पानी के अंदर डीसैलिनेशन करने का तरीका, मतलब पानी से सॉल्ट निकालने का तरीका। भाई पानी को सिर्फ प्योर कैसे, घर में आरओ यूज किया होगा ना, सुना होगा आरओ का पानी ये है वो है। आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, प्योर से किस साइड जाना, इम्प्योर साइड जाना। लेकिन ये नेचुरल टेंडेंसी को ब्रेक करना है। कैसे, नेचुरल टेंडेंसी को पहले स्टॉप करो, क्या लगा दो, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेचुरल टेंडेंसी को स्टॉप करो, ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, क्या लगा दो, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या बन जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। पक्का। तो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस देख लो, श्योर हो। इसी को डीसैलिनेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। अभी थ्योरी में दो चीजें मैं बोल रहा हूं, आपको एनसीईआरटी आज लेना है, और मुझे एनसीईआरटी से मुझे ये चाहिए। एडेमा एनसीईआरटी में दिया है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया है, सेल के अंदर श्रिंक कब करता है, सेल कब स्वेल करता है। आप बायो में पढ़ चुके होगे, रेजिन्स के अंदर पानी में डालते हो, किशमिश को पानी में डाल दोगे, फूल जाएगा। क्यों फूलता है, ये बायो में भी पढ़ते हो आप। एडेमा आपको बायो में भी मिलता है, आप पढ़ के आओगे, कल मैं पूछूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एडेमा क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। बायो की चीज, सेल श्रिंक कब करता है, स्वेल करता है, हम लोग नहीं पढ़ते। मतलब ऑब्वियस आपकी बायो में ज्यादा अच्छे से होती है यार, अब हम लोग से क्या ही पढ़ोगे। हमें ये पता है कि हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर ही कहानी करेंगे, लेकिन हाँ सर अब रिवर्स ऑस्मोसिस, सेल के साथ श्रिंक स्वेल कब करना है, वो आपकी कहानी। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, एनसीईआरटी खोलना है, ऑस्मोसिस जाना है, पढ़ना है। ऑस्मोसिस, सर ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं एक लाइन बताता हूं सर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट यूज्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई तुम डॉक्टर बनने के बाद ना मोस्ट यूज्ड कॉलिगेटिव, सबसे ज्यादा इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हो। तुम्हें ही पता होता है कि सर अपने पास डॉक्टर रहोगे तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको यूज करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं ना, ध्यान सुनना, बाकी लोग कौन कौन से थे, तीन टर्म थे। कौन कौन से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी लोग क्या है, रिलेटिव टर्म है कि सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, वेपर प्रेशर ये हो गया। मतलब पहले से एक बात बता, पेशेंट आएगा तो पेशेंट का क्या करोगे तुम, ब्लड लेके उसका वेपर प्रेशर थोड़ा बनाओगे भाई, पेशेंट का वेपर प्रेशर थोड़ा बनाओगे। तुम क्या करते हो, ब्लड देख लेते हो, हाँ यार ज्यादा खून है कम खून है, उसके हिसाब से इंजेक्शन दे देते हो। लिखते हो ना 5 ग्राम पर ml, लिखोगे आगे जाके कि भाई इतना ग्राम इस सिरिंज बनाना है, ये इतना ग्राम इंजेक्शन देना है। वो कैसे निकालते हो, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा यूज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मतलब इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है सर। बाकी देखो, बाकी लोगों में क्या करना है, कंपेयर करना है कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। ये रिलेटिव टर्म है कि सर मेरे इतने ज्यादा इतने कम। ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा चिल मार के बंदा बैठा हुआ है, बोला अरे भाई साहब मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा, कोई चेंज वेंज मेजर करने की जरूरत नहीं, डेल्टा मेजर करने की जरूरत नहीं, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इवन आज के टाइम पे जितने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन सर सबसे ज्यादा अपने पास यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ जो भी प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, इन सबका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी यूज करते हैं।
मैक्रोमोलिक्यूल्स, विटामिन, सब कुछ निकाल लो यहाँ से। विटामिन इन सब का मास निकालने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर में अच्छी बात क्या है कि सर वो टेम्परेचर से मल्टीप्लाइड है, तो वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा आती है। थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना कॉन्सेंट्रेशन, उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाती है। तो डॉक्टर को दिख जाता है यार इसका थोड़ा सा ना टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, या इसका ब्लड में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। बाकी लोग में क्या रिलेटिव टर्म है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर, एक सिंपल सी चीज, पाई इज इक्वल टू CRT। ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है कि सर जहां पे भी बोला जाए पाई निकालो, CRT करके निकाल दो। सर सीधी सी बात है। मान लो क्वेश्चन दिया, देख भाई न्यूमेरिकल, मैं आज होमवर्क दिया है, बायो वाला पार्ट आपको पढ़ के आना है। कल की क्लास में मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही है, पक्का ट्राई करना। बायो वाला पार्ट आप खुद से पढ़ो। अब देखो, द पासिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, कौन सा पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस ही बोलते, ठीक है, ऑस्मोसिस ही बोलते। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक। जिसका कम होता है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक। और जिसका इक्वल होता है उसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक। बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये देखो अपने पास, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन। सर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू निकालनी है, क्या लिख दूं, CRT लिख दूं। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2। आर की वैल्यू कितनी है, 0.082। सर वैल्यू टेम्परेचर का कितना है सर, 300। सर कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की कोशिश करें, कितना आ रहा होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 0.2 इंटू 0.082 इंटू 300, क्या हो जाएगा 4.92। ये क्या हो जाएगा 4.92 ATM। सर यही आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा वैल्यू, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। 5% solution of cane sugar is isotonic with 0.877% of X। सर एक बात बताओ, 5% यहां लिख भी देता हूं W/V, अगर एग्जाम हॉल में नहीं लिखा होगा तो W/V मान लेना। आइसोटोनिक है, बताओगे सर दोनों का, पाई ऑफ केन सुगर अगर आइसोटोनिक है मतलब पाई ऑफ केन सुगर और पाई ऑफ एक्स दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोटोनिक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। सर एक बात बताओ सर, कॉन्सेंट्रेशन इसका C ऑफ केन सुगर इंटू R इंटू T इज इक्वल्स टू C ऑफ X इंटू R इंटू T। सर टेम्परेचर नहीं लिखा है मतलब दोनों का इक्वल होगा, R इक्वल होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन सुगर कैसे निकालोगे सर, 5 ग्राम है डिवाइड बाय उसका मोलर मास केन सुगर का 1000 अपॉन, सर इसका वॉल्यूम कितना लेते हैं, 5% W/V का मीनिंग क्या होता है, 5% W/V का मीनिंग क्या होता है, 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में। सर इसका क्या हो जाएगा 0.877 अपॉन इसका मोलर मास इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 100। सर मोलर मास किसके इक्वल आ गया, मोलर मास किसके इक्वल आ गया 0.877 इंटू 342 अपॉन कितना आ जाएगा 5। 0.877 इंटू 342, 0.877 इंटू 342 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5। कितने के आसपास आ रहा है 59 के आसपास, इसी के आसपास आ रहा होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बस कैसे किया ये 5% W/V। अगर किसी को याद ना आ रहा हो ना भैया, पहली क्लास याद कर सॉल्यूशन टर्म का, सॉल्यूशन के पहला क्लास याद करो सॉल्यूशन चैप्टर का, पहली क्लास में लिखा हुआ है W/V का मीनिंग। कोई बोले सर कैसे आ गया, भैया 5 ग्राम केन सुगर है 100 ml में, इसका मतलब 0.877 ग्राम X है 100 ml में। आंसर निकालते रहो, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। अब सर चीजें आज की क्लास की खत्म करते हैं। आज अपने पास बहुत सारी चीजें कर ली, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने रिवीजन थ्रू क्वेश्चन स्टार्ट किया। अगली क्लास में फॉर्मूलाज भी रिवाइज करेंगे और सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज करेंगे, ट्राई करेंगे सर कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर सर इस चैप्टर को फिनिश करें। बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट आपका वेट कर रहा है इस चैप्टर का, लेकिन वो तभी परफेक्ट होगा जब आपको ये सारी चीजें आप रिवाइज करके आओगे, क्योंकि अगली क्लास में वेंट फैक्टर आने वाला है जो कि बहुत सारे लोगों को डरा भी देता है और बहुत सारे लोगों को सर बहुत ही ईजी लगता है। उन लोगों को पक्का इजी लगेगा जिनके ये तीनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हैं, उन लोगों के लिए सबसे हलवा से चीज आने वाली है लास्ट लेक्चर में। अगली क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर रहे होंगे। तो पक्का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।